हाँ तो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं दीपक कुमार आप सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत करता हूं जी। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए जी, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी? जो हिंद चीन था बाबू है ना, उसके फ्रांस के प्रति औपनिवेशिक योजना क्या थी? तो देखिए बाबू है ना, हिंद चीन में फ्रांस की औपनिवेशिक योजना इस प्रकार थी। क्या थी जी? देख लीजिए है ना। व्यापार के लिए अंदाम के साथ राजनीतिक संबंध बनाना, है ना। व्यापार के लिए अंदाम के साथ क्या बनाना बाबू? राजनीतिक संबंध बनाना। और देखिए है ना, अगला देखिए 1862 में सैन्य बल से अनाम को संधि के लिए मजबूर करना। देख लीजिए बाबू है ना, 1862 में सैन्य बल से अनाम को संधि के लिए मजबूर करना। और 1863 में कंबोडिया को फ्रांस का संरक्षित राज्य बनाना, है ना। 1863 में कंबोडिया को फ्रांस का संरक्षित राज्य बनाना, यही काम था बाबू, है ना। यही काम था बाबू किसका? है ना, यही काम था आपका बाबू, है ना, हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी का। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो देखिए बाबू, मेटरनिक व्यवस्था का मकसद यूरोप में शांति और संतुलन बनाए रखना था ना। मेटरनिक व्यवस्था का, है ना, उद्देश्य था यूरोप में शांति और संतुलन बनाए रखना, है ना। इतना भी लिख दीजिएगा बाबू, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस व्यवस्था को यूरोप का संगीत कार्यक्रम वियना प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है ना। इस व्यवस्था को है ना बाबू, संगीत प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। मेटरनिक व्यवस्था कुछ उद्देश्य ये रहे, है ना बाबू। इतना लंबा चौड़ा मत लिखिएगा बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को परिभाषित करें। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को परिभाषित करें। तो देखिए बाबू, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह मानव समाज के एक चरण से दूसरे चरण तक के विकास का पता लगाते हैं। इसे आर्थिक या भौतिकवादी आधार पर व्याख्या करते हैं ना बाबू। तो चलेंगे, यही आंसर है, चलेंगे जी, है ना। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? देखिए बाबू, है ना, साइमन कमीशन का उद्देश्य था, है ना, भारत में सरकारी प्रशासन की जांच करना था, है ना। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? सरकारी प्रशासन को जांच करना था भारत में। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वैधानिक आयोग के आवेदन की घोषणा भी कर दी थी। ठीक है बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। हस्तक्षेप की नीति क्या थी? हस्तक्षेप की नीति क्या थी? देखिए बाबू, कर अहस्तक्षेपवाद या हस्तक्षेप एक विदेशी नीति है ना। यह जो थी बाबू विदेशी नीति थी, जिसकी यह धारणा है, जिसका यह मतलब है राजनीतिक शासकों को अन्य राष्ट्रों से संधि करने से बचना चाहिए, है ना बाबू। राजनीतिक शासक जो है किसी अन्य राष्ट्र से संधि करने से बचना चाहिए, फिर भी है ना कूटनीति जारी रखनी चाहिए और सभी युद्धों से बचना चाहिए, जब तक वह प्रत्यक्ष आत्मरक्षा से संबंधित न हो जाए। ठीक है बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। स्वराज दल की क्या उपलब्धियां थी? स्वराज दल की क्या उपलब्धियां थी? देखिए बाबू, है ना, स्वराज दल विधान परिषदों में भाग लेने वाले पर विश्वास करता था। इनका लक्ष्य व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश करके सरकार की गलत नीतियां की आलोचना करना, उसके दोषों को उजागर करना था। ठीक है बाबू, इतना लिख दीजिएगा। स्वराज दल जो है ना, विधान परिषदों में भाग लेने पर विश्वास करता था। इनका लक्ष्य व्यवस्थापिका, है ना, सभाओं को प्रवेश करके सरकार की गलत नीतियों का आलोचना करना था, उनकी दोषी को उजागर करना था, है ना जी। उनकी योजना यह भी थी कि विधान परिषद में कार्य आंतरिक रूप से रुकावट डाली जाए, है ना बाबू। यही थी उनकी उपलब्धियां, यही उनकी उद्देश्य थी। ठीक है बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्त बताइए। क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्त बताइए बाबू, है ना। देखिए बाबू, यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए बाबू, यहाँ पर है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, क्योंकि मुझे तबीयत खराब है बाबू, बोलने में दिक्कत हो रहा है ना। सामाजिक मतभेदों का उद्भव किस प्रकार सामाजिक विभाजन को जन्म देता है? सामाजिक मतभेदों का उद्भव किस प्रकार सामाजिक विभाजन को जन्म देता है? इसका सही जवाब है बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सही जवाब है बाबू, आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। चलेगा बाबू, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है,
अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए समवर्ती सूची के विषय में कौन कौन से है ना, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं बाबू, तो देखिए समवर्ती सूची में ही सब है ना, भारतीय संविधान की 7वें अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में ये विषय शामिल है। कौन कौन विषय शामिल है बाबू, है ना, चलेगा आप लोग देखिए कौन कौन विषय शामिल है। स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स और जौहर बिजली, समाचार पत्र, ठीक है बाबू। आपराधिक कानून, श्रम कल्याण, जानवरों प्रति क्रूरता का रोकथाम, विवाह और तलाक, है ना, दिवालियन और दिवाला। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही बाबू, अगला नंबर संघीय व्यवस्था के मूल उद्देश्य क्या थे। देखिए बाबू, है ना, संघीय व्यवस्था के मूल उद्देश्य थे क्या थे, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना उनका उद्देश्य था। अगला नंबर राष्ट्रीय की गणना में किन 2 कठिनाइयों का लिखिए। राष्ट्रीय की गणना में आने वाली कठिनाइयाँ ये रही है, क्या क्या कठिनाइयाँ रही है बाबू, है ना, कई देशों में विनिर्माण और व्यय के सटीक आंकड़े नहीं होते हैं। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए अघोषित आय या सेवा में काम करने वाले लोगों के बारे में इसके आंकड़े नहीं होते हैं ना बाबू, एक ये लिख दीजिएगा, एक ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए मानव विकास सूचकांक क्या है। देखिए बाबू यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, यहाँ से लिखते लिखते यहाँ से लिखते लिखते यहाँ तक लिख दीजिएगा ना बाबू, आपको अगर पूरा नंबर चाहिए तो। चलिए बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन है मुद्रा किस प्रकार सहायक आधार है। मुद्रा किस प्रकार सहायक आधार है, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा बाबू, है ना, मुद्रा किस प्रकार सहायक आधार, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू वाणिज्य बैंक के समान है तो उपयोगिता संबंधी कार्य बताइए। वाणिज्य बैंक के समान है तो उपयोगिता संबंधी कार्य बताइए, यहाँ से बाबू शुरू कीजिएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा, है ना, यहाँ तक लिख दीजिएगा बाबू, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, देखिए बाबू यहाँ से लिखिएगा, है ना, यहाँ तक लिख दीजिएगा हरित क्रांति के बारे में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए मृदा निर्माण में सहायक कारक कौन कौन है। मृदा के निर्माण में सहायक कारक कौन कौन से हैं, यहाँ से शुरू कीजिएगा बाबू, यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। चलेंगे बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। देखिए बाबू यहाँ से लिखिएगा और यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना, अगला नंबर क्वेश्चन है नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू, यहाँ से लिखिएगा, है ना, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा पॉइंट वाइज और यहाँ तक लिख दीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए बाबू, अगला ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत देखिए बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दोनों लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला प्राकृतिक गैस का महत्व बताइए। देखिए बाबू प्राकृतिक गैस का महत्व देख लीजिए, है ना, यह है प्राकृतिक गैस का महत्व बाबू, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना, समान संचार व्यवस्था को बाधित करने वाली प्रमुख कारणों को लिखिए। इसका यहाँ से बाबू लिखिएगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है बाबू। भारत के अत्यधिक संवेदनशील भूकंप क्षेत्र का नाम लिखिए। तो भारत का यहाँ से लिखिएगा बाबू, ठीक है, यहाँ से लिखिएगा और यहाँ तक लिख दीजिएगा बाबू, है ना, और जाइए आप लोग, है ना, परीक्षा दे के आइए। बेस्ट ऑफ लक बाबू, है ना, बेस्ट ऑफ लक फॉर सोशल साइंस एंड साइंस एग्जामिनेशन, ठीक है बाबू, जाइए अच्छा से लिखिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।